कुछ नहीं हो सकता। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नथिंग कैन बी ऑफ ऑपरल नाउन और प्रोनाउन का। अब इस समोसे और चटनी का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस रिसोल एंड सॉस। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। तुम्हारी शरारतों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ योर मिसडीड्स। तुम्हारे मोटापे का कुछ नहीं हो सकता। तो नथिंग कैन बी ऑफ माई ओबेसिटी। मेरे मोटापे का कुछ नहीं हो सकता। अब इस समोसे और चटनी का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ दिस रिसोल एंड सॉस। लेट अस नो अबाउट सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसे वुड मिस होता है लकड़ी और उस मिस जंगल होता है। इसमें कुछ यहाँ कंफ्यूजिंग है वर्ड है जिसको हम सीखेंगे। केवल यस लगाने से पूरा जो अर्थ है मीनिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे नंबर संख्या और नंबर मींस कविता की मात्रा। ठीक है, एमएन में सुधार करना, एमएन मींस हरियाणा। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट मींस भाषाएं। एब्यूज मींस गाली देना और एब्यूजेस मतलब होता है कुरीतियां। इसी में ग्राउंड में जमीन होता है, ग्राउंड मींस होता है कारण। स्पेक्टिकल मींस तमाशा, स्पेक्टिकल मींस होता है चश्मा। ठीक है, पेन मींस होता है दर्द और पेन मींस होता है कोशिश। एयर मींस होता है हवा और एयर्स मींस होता है दिखावटी आचरण। क्लियर। फिर फोर्स मींस ताकत और फोर्सेस मींस होता है आपकी सेनाएं। लेटर मींस होता है पत्र और लेटर्स मींस होता है साहित्य। क्वार्टर मींस होता है चौथाई भाग, क्वार्टर मींस मकान होते हैं और मोरल मींस नैतिकता, मोरल मींस होता है सिद्धांत। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द poem My Mother at 66, which is composed by Kamla Das. The poem highlights the complexities of the human relationship. तो एक्चुअली में ये जो कविता है ये मानवीय जो संबंध है उनकी विडंबना को ये हाईलाइट करते हैं। The poet Kamla Das explores the pain and agony of her aged mother. Aged mother मतलब उसकी जो बूढ़ी माँ है। तो जो कवयित्री कमला दास है वो अपनी माँ की जो पीड़ा है और मानसिक व्यथा है, एगोनी है, उसको ये प्रदर्शित करते हैं। She is forced to circumstances to leave her sick mother alone. और उन्हें जो है परिस्थितिवश यानी सर्कमस्टांस परिस्थितिवश जो है उन्हें अपनी माँ को अकेला छोड़ना पड़ता है जो बहुत ही बूढ़ी है। Though she is deeply pained at the moment, लेकिन ऐसा करते समय उनको बहुत ही ज्यादा आंतरिक वेदना रहती है, डीपली पेन रहती है। दिस इज द आर्मी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और वास्तविकता में यही जो है मानवीय संबंध का एक कटाक्ष है या विडंबना है। द पोएम आल्सो ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट दैट एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस। और इस कविता में एक तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि जो एजिंग यानी जो बुढ़ापा है वो एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी सभी को बुढ़ापा आना ही आना है। नो वन कैन एस्केप एजिंग। कोई भी व्यक्ति जो है वो बुढ़ापे से नहीं बच सकता है, डिके क्षय से नहीं बच सकता है, एंड अल्टीमेट एंड और मृत्यु से नहीं बच सकता है। तो इस प्रकार हमने आपको इस द थीम ऑफ द पोएम, इसकी ये थीम है इस कविता की, इसके बारे में मैंने आपको बताया। टुडे वी आर गोइंग टू discuss about a very important structure that is very important for the speaking. Feel shy of, शर्म आती है। Subject feel shy of, verb fourth and object verb fourth equal to verb की फर्स्ट फॉर्म में जो हम ing लगाते हैं that is known as verb fourth. मुझे प्रिंसिपल से पूछने पर शर्म आती है। I feel shy of asking to principal. मुझे उधार मांगने में शर्म आती है। I feel shy of lending money. आप मुझे गाली देने में शर्म आती है। I feel shy of abusing others. Students, today we are going to know some most important and confusing words. Goody goody, बहुत प्यारा प्यारा। To do, हो हल्ला। पिट पैट, धक धक। चिट चैट, गपशप। टिप टिटबिट, चटपटी। टिप टॉप, बहुत बढ़िया। विसी वैसी, पतला। जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। पेल मेल, उल्टे सीधे। हॉब नॉब, मेल जोड़। डोंट पुट पेल मेल क्वेश्चंस टू मी। इट क्लियर? Today we are going to learn a very important structure that is for the spoken classes. Let us see.
वैसे मुझे याद आया, तो कम टू थिंक ऑफ इट, कम टू थिंक ऑफ इट अपने सेंटेंस में काम लगेगा। क्लियर? देखिए, कम टू थिंक ऑफ इट, वैसे मुझे याद आया कि आप टपोरी इंसान हो, है ना? तो कम टू थिंक ऑफ इट यू आर ए पंक, पंक टपोरी, रास्कल बदतमीज, है ना? और मीन कमीने इंसान, कुछ भी कह सकते हो। वैसे मुझे याद आया कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, यानी कम कम टू थिंक ऑफ इट आई हैव समथिंग फॉर यू। वैसे मुझे याद आया कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था, कम टू थिंक ऑफ इट यू स्लैप्ड मी। वैसे मुझे याद आया मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। कम टू थिंक ऑफ इट आई पुट द डोर ओपन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू स्ट्रक्चर। डिड यू फाइंड समवन की जगह ही सी इट या मी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओनली टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम्हें मैं ही मिला था परेशान करने को? डिड यू फाइंड मी ओनली टू बोदर, क्या तुम्हें मैं ही मिला था बेवकूफ बना के हो? तो डिड यू फाइंड मी टू बी फूल, क्या तुम्हें बकवास करने के लिए मैं वही मिली थी? तो डिड यू फाइंड हर ओनली टू टॉक नॉनसेंस, आस्क मी। तुम्हें उधार लेने के लिए मैं ही मिला था। तो डिड यू फाइंड मी ओनली टू लेंड मनी, तुम्हें पैसा देने के लिए मैं ही मिला था। डिड यू फाइंड मी ओनली टू गिव मनी, डिड यू फाइंड हिम ओनली टू eat funnel cake. Hello student, today we are going to discuss a very important structure that is very important for the spoken. Here you are watching subject का helping verb get doled up. Get doled up का मतलब होता है सजना समझना plus object. So let us discuss. Did you get doled up just to come here? केवल आप यहाँ आने के लिए सजनी सवरी थी? Second है Rama will now spend 2 hours getting dolled up for the picnic. पिकनिक जाने के लिए रामा जो है अब 2 घंटे सजेगी या सवरेगी। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारा सेंटेंस है, आई डोंट नीड टू गेट डोल्ड अप नाउ, मुझे अब सजने सवरने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई आर यू डोलिंग योरसेल्फ अप सो मच, भाई इतना क्यों समझ रहे हो, क्या बात है? नेक्स्ट है देयर इज नो नीड टू गेट डोल्ड अप सो मच, इतने सजने सवरने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट वन है हु टोल्ड यू टू गेट डोल्ड अप, किसने तुम्हें कहा सजने संवरने के लिए? We are going to discuss about the most important structure that is known as शोभा नहीं, आपको शोभा नहीं देता, it doesn't befit you, इसका मतलब होता है कि आपको शोभा नहीं देता, ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to talk like this way, दूसरों का पैसा लेना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to take the money of others, दूसरा है दूसरों को गाली देना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to abuse others and you can also ask anything. पिताजी से ऊंची आवाज में बात करना आपको शोभा नहीं हाँ, तो it doesn't befit you to talk in high tone with your father. Next, it doesn't befit you to join marriage ceremony without invitation. बिना आमंत्रण के किसी की शादी में जाना आपको शोभा नहीं देता। ओके, चप्पल चुराना आपको शोभा। डिस्कस सम मोर वोकैबुलरी। कलर भी होता है रंग, और कलर्स भी होता है सेना का झंडा, ठीक है। इफेक्ट भी होता है प्रभाव, और इफेक्ट भी होता है सामान। कस्टम भी होता है रिवाज, और कस्टम भी होता है कर, ठीक है। इसी प्रकार एडवाइस भी होता है सलाह, और एडवाइसर का मतलब होता है सूचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है मोरल भी होता है नैतिकता, और मोरल्स भी होती है कोशिश, क्लियर। रिस्पेक्ट भी होता है सम्मान, और रिस्पेक्ट भी होती है मान्यता। फिजिक्स में होता है दवा, और फिजिक्स में होता है भौतिक विज्ञान, क्लियर। Yes. Today we are going to learn a very important structure that is for the spoken classes. Let us see. वैसे मुझे याद आया, तो come to think of it, come to think of it अपने सेंटेंस का काम लगेगा, क्लियर। देखिए, come to think of it, वैसे मुझे याद आया कि आप टपोरी इंसान हो, है ना। तो come to think of it you are a punk, punk टपोरी, रास्कल बदतमीज, है ना, और मीन कमीने इंसान, कुछ भी कह सकते हो। वैसे मुझे याद आया कि मेरे पास आपके लिए कुछ है,
यानी कम कम टू थिंक ऑफ इट, आई हैव समथिंग फॉर यू। वैसे मुझे याद आया कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था। कम टू थिंक ऑफ इट, यू स्लैप्ड मी। वैसे मुझे याद आया मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। Come to think of it, I put the door open. Students, today we are going to discuss about the poem My Mother at 66, composed by Kamla Das. तो कमला दास द्वारा रचित जो मेरी माँ जिनकी उम्र 66 वर्ष है, उसके बारे में हम उसके थीम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द पोएम हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो कविता है ये मानवीय विडंबना के ऊपर में प्रकाश डालती है। द पोएट कमला दास एक्सप्लोर द पेन एंड एगोनी ऑफ हर एज मदर। और कमला दास जो है वो इस कविता के माध्यम से अपनी जो बूढ़ी माँ है उनकी मानसिक व्यथा और उनके दर्द को जो है प्रदर्शित करती है। She is forced by circumstances to leave her sick mother alone। और परिस्थितिवश उन्हें अपनी माँ को, अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। Though she is deeply pained at the moment, लेकिन जब वो अपनी माँ से मतलब माँ को छोड़कर जाने वाली होती हैं, उस समय उनको जो है आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। तो दिस इज द आर्मी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और वास्तविकता में मानवीय संबंध की ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये इस पे बहुत बड़ा जो है आर्मी मतलब एक प्रकार का तिरस्कार है। द पोएम आल्सो ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट, और ये जो कविता है ये इस बात में प्रकाश डालती है दैट एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, कि जो बुढ़ापा है वो एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी वो सभी को आना ही आना है। नो वन कैन एस्केप एजिंग। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे से नहीं बच सकता है, डिके क्षय से नहीं बच सकता, यानी उसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, एंड अल्टीमेट डेथ, और अंत में जो है उसे जो है मरना ही होता है, मृत्यु आती है। तो ये कमला दास द्वारा रचित जो माय मदर एट 56 है ये उसकी थीम है। इट क्लियर? लेट अस know about the summary of the lesson. My mother at 66. This is composed by the Kamla Das. The first point is the poet is traveling back in a car from the parents' place to Cochin. कोचीन जो है जो कवयित्री है यानी जो पोएटेस है वो अपने माँ बाप के घर से वापस कोचीन लौट रही थी। किसमें लौट रही थी? कार में। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द ओल्ड मदर आल्सो accompanying to her see her out at the airport. उसकी जो माँ थी वो कवयित्री को भेजने कहाँ आ रही थी? एयरपोर्ट तक आ रही थी साथ में। तीसरा पॉइंट है द पोएट नोटिसेड दैट शी वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। तो जब उसकी माँ कवयित्री के बगल में या पोएटेस के बगल में बैठी थी तो उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था और वो सो रही थी। Her face has a dull colorless appearance and reminds her of a corpse। और जब कवयित्री यानी पोएटेस अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसे उसके जो मतलब बिल्कुल उसके शरीर बिल्कुल नीरस लगती है, डल लगती है, उसमें कोई रंग नहीं था, और अपीयरेंस जो होती है वो जैसे डेड बॉडी की तरह होती है, कॉर्प्स। नेक्स्ट पॉइंट है थॉट इज वेरी पॉइंटफुल। जब वो सोचती है कि मेरी माँ मर चुकी है तो वो यही थॉट यही विचार उसको बहुत ज्यादा जो कष्ट देता है ना। रियलाइजेस शी इज नाउ एन ओल्ड वुमन, और उसको इस बात की एहसास कराता है कि वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी है एंड कुड बी नियरिंग डेथ, और वो मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्न टू लुक एट द रेसिंग ग्रीन ट्रीज आउटसाइड। जब वो जो है तेजी से दौड़ते हुए हरे पेड़ों को बाहर की ओर देखती है, शी इज हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जब वो देखती है कि अपने घर से जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ रहे हैं, ठीक ना, ये ए वेलकम चेंज, ये उसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य जो है परिवर्तन होता है फ्रॉम ग्लूमी थॉट दैट ग्रिप हर, उन विचारों से निजात पाने के जिसने उस उदास करने वाले थॉट जो उसे अपने में जकड़े हुए थे उससे जो है वो निकल आती है जब वो इन सारी चीजों को देखती है। रीचेस द एयरपोर्ट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लुक एट द मदर अगेन। और जब सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट में पूरा हो जाता है तो दोबारा वो अपने माँ के चेहरे को देखती है। सी इज द पेल एंड एजिंग फेस।
देखती है कि उसके जो माँ है उसका जो चेहरा है उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, यानी पीला पड़ा हुआ है और बूढ़ा का चेहरा है, और इससे उसे जाड़े के चंद्रमा की याद आती है। मून विद ऑल द विटालिटी एंड ब्राइटनेस गॉन, और इस समय जो चंद्रमा रहता है वो पूर्ण रूप से उसकी जो सजीवता है वो गायब हो जाती है और साथ ही साथ उसकी चमक भी गायब हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फील स्ट्रेन एट बीइंग रिमाइंडेड ऑफ ए चाइल्डहुड फियर। बचपन का जो डर था वो उसे जैसे ही याद आता है उसे बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होती है, ठीक है, उसका मन जो बिल्कुल दुखी हो जाता है। किसका? पोएटिस का, कमला दास का। उसमें उसको हमेशा बचपन से जो डर था, यानी स्केर्ड ऑफ, वो जो डर था वो बचपन से डर था लूजिंग हर मदर वन डे, कि वो किसी ना किसी से अपनी मां को खो देगी। नेक्स्ट है does not want to show her agony and fear to her mother now, लेकिन इन सबके बावजूद वो अपनी मां के सामने अपने डर को और अपनी मानसिक व्यथा को, यानी मेंटल डिस्टरबेंस, इसको कहते हैं एगोनी, उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहती। नेक्स्ट है टेल्स हर, वो अपनी मां को बताती है that she would see her soon, कि वो शीघ्र ही उससे मिलेगी, ठीक है, जब वो कोचिंग से वापस आएगी, एंड बिड्स हर गुड बाय, और उसे जाने का वो बाय बाय करती है। ए ब्राइट स्माइल, और बहुत ही जो है सुंदर मुस्कान अपनी मां को देती है ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर। स्टार्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड, यानी इसमें कौन कौन सी साहित्यिक युक्तियां यूज हुई है इस कविता में, आइए जानते हैं। तो पहली युक्ति सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा। A simile is the comparison between two different objects by using the word like and as। तो like और as का प्रयोग करके हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, के बीच में जो है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो उस समय हम like शब्द का प्रयोग करते हैं, as का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कविता में जो लाइन है हर फेस ऐसे लाइक, उनका जो चेहरा था वो कैसे था, राख जैसा। तो किससे दो अलग, राख अलग है और जो कवित्री की मदर है वो अलग है, तो दो एक जो है डिफरेंट बिल्कुल ऑब्जेक्ट से उनके बीच में तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने लाइक का इस्तेमाल किया है और फिर यहाँ इसका प्रयोग कर दिया, तो ये जो है सिमिली में हुआ। सेकंड वन क्या है, रिपीटिशन। रिपीटिशन का प्रयोग हुआ कि सिमिली है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये एग्जांपल इसका, यहाँ कोई एक शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, या कभी-कभी पूरा का पूरा स्टैंजा जो है वो बार-बार मतलब उसकी पुनरावृत्ति कर दिया, रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उससे एक बहुत ही जो है संगीतमय प्रभाव उत्पन्न हो, या किसी पॉइंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसको महत्व डालने के लिए हम रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। या कभी-कभी क्या करते हैं कि एक पीस की जो यूनिटी है उसको प्रदर्शित करने के लिए रिपीटेशन का यूज करते हैं, जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो रिपीटेशन है इट इज ए टाइप ऑफ फेक सिमिली, इट इज ए टाइप ऑफ फेक सिमिली। देखिए अब पर्सनिफिकेशन इसमें है कि जब एक इनएनिमेट थिंग, यानी जो जीवित चीज ना हो या कोई ऐसी वस्तु जिसको हम जो है व्यक्ति मान लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जांपल यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्री, तो ट्रीज को हमने क्या मान लिया, युवक मान लिया। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर इज एन इंप्लाइड सिमिली, मतलब ये एक सिमिली जैसा ही होता है, इसमें लाइक और एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बहुत ही प्रसन्न बच्चे, तो प्रसन्न बच्चे एक प्रकार का क्या हो गया, मेटाफोर है। नेक्स्ट इमेजेस एंड सिंबल्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं और इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उससे एक पूरे सीन की एक दृश्य हमें या इमेज हमें स्पष्ट हो जाती है। जैसे डोज, अब किसी के सामने आप डोज का तो इसका मतलब वो ऊँग रहा है, तो ऊँग रहा है तो माइंड में आपकी पिक्चर बन जाती है। ओपन माउथ है, मुंह खुला हुआ है, ये भी पिक्चर है जैसे जैसा आप पढ़ रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट, ये जो मतलब बहुत ही प्रसन्नचित्त जो बच्चे हैं वो अपने घर से जब बाहर आते हैं, या स्प्रिंटिंग टीज, ये इस बात को सिंबलाइज करता है, उसमें विटैलिटी को दिखाता है, लाइफ को दिखाता है, ठीक है ना, और सजीवता को दिखाता है। दूसरी तरफ लेट विंटर स्नोस,
ये सिंबलाइजेस क्या चीज सिंबलाइज करता है? ये जो है नीरसता को दर्शाता है और लगभग मृत्यु को दर्शाता है। एक तो ये जो लेट विंटर्स मूल्स है ये डेथ को प्रदर्शित करता है और लैक ऑफ एनर्जी को प्रदर्शित करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पोएम दैट दिस इज a type of poem in which only one thought is running from beginning to the end. Hello students, today we are going to discuss a very important structure that is very important for the speaking classes. फील शाया शर्म आती है, यानी मुझे प्रिंसिपल से पूछने पर शर्म आती है, ठीक है। आई फील शाई ऑफ आस्किंग टू प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मुझे उधार मांगने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ लेंडिंग मनी। मुझे गाली देने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ एब्यूजिंग अदर्स। यस यू कैन आस्क। मुझे डांस करने में शर्म आती है। तो आई फील शाई ऑफ डांसिंग। मुझे जीजू से बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग विद माय जीजू। मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग विद यू। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। मुझे We are in the campus of Central Academy.